आपको ना इंडिया का पहला पॉकेट नॉवेल ऑथर भी कहा जाता है जी। तो ये कंसेप्ट जो है ये आपके दिमाग में आया कैसे? ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि मोटे किताब है। एक दिन आइडिया आया कि यार पॉकेट डिक्शनरी हो सकती है, पॉकेट डायरी हो सकती है, पॉकेट नॉवल क्यों नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हम सिनेमा हॉल में 72 mm के स्क्रीन के सामने ही हो, उसके बिना भी हम इमेजिन करें कि हाँ ये सब हमारे सामने हो रहा है। आपकी किताबें इंसान को वहीं तक लेके जा, तो विचार कैसे आते हैं? सबके अंदर एक कहानी होती है। लोग सिर्फ डरते हैं कि मैं अगर लिखूं और मैं उसको निकालूं तो लोग कैसे जज करेंगे या कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे टाइम पे एक नॉवेल लिखना जहाँ पे इंसान को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना आपको चैलेंजिंग लगा? आपको जानना जरूरी है कि मास क्या डिमांड कर रहा है। अगर मास लव स्टोरी डिमांड कर रहा है तो आपको लव स्टोरी लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, चलेगी नहीं किताब। बिल्कुल। अच्छा सर, अब कई राइटर्स का ना एक बड़ा वो रहता है कि यार मुझे माहौल चाहिए लिखने के लिए। ये तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? किसी जगह से, स्पेसिफिक मेमोरी कोई? इट्स अ वेरी सीक्रेट टिप। रूटीन बोल के एक चीज होता है। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 100 सेंचुरी टॉक में। कई बार ना जब हमें वॉरियर्स कनेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि यार अपनी ना जो इच्छाएं हैं, जिस वजह से परेशान हो, उसके सॉल्यूशन को लिखा करो। और वो उसमें भी खुद को ना फंसा हुआ पाते हैं कि यार बड़ा डिफिकल्ट ऐसा लिखना। जब मैनिफेस्टेशन के लिए लोग हमें कनेक्ट करते हैं तब भी हम उन्हें कहते हैं कि पहली टेक्निक जो है वो है राइटिंग टेक्निक, कि भाई आप लिखो। लेकिन कई लोग वो भी नहीं कर पाते और फिर वो कहते हैं यार मैनिफेस्टेशन सर काम करती भी हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने मन में आए विचारों को, छोटी छोटी कहानियों को उतारते हैं अपनी राइटिंग में, और वो क्रिएट करते हैं स्टोरीज, नॉवेल्स या बड़ी बड़ी वेब सीरीज। वेब सीरीज इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ना समझ पाएंगे कि एक है कहावत के अगर आप छोटी सी कहानी को खींच दो ना पूरी सीरीज बन जाती है। और ऐसे ही वेब सीरीज भी निकल के आती हैं। और आज हम ऐसी शख्सियत को लाए हैं जिनकी किताबें भारत में काफ़ी पढ़ी जाती हैं, और लव स्टोरीज ना मुझे लगता है उनसे अच्छी कभी किसी ने लिखी नहीं। तो आज हम जिनसे बात करेंगे उनकी जर्नी जानेंगे, इट्स माई लव स्टोरी से इट्स आर लव स्टोरी तक की। अजिताभ बोस जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। जैसे मैं कह रहा था कि कुछ लोग ना अपनी इच्छाएं ही नहीं लिख पाते, हम उन्हें कहते हैं 10 बार लिख दो। हाँ जी। लेकिन एक राइटर का माइंड जो इतनी सी कहानी को, क्योंकि कहानी अगर हम प्यार की कहानी समझें तो एक था राजा एक थी रानी वाला सिस्टम है कि भाई एक हैप्पी एंडिंग होगी या फिर बैड एंडिंग होगी। लेकिन उस कहानी को डायलॉग्स की तरह लिखना, ऐसे लिखना कि जब इंसान पढ़े उसे लगे कि मेरे सामने ही सब कुछ हो रहा है जी। कि हम जरूरी नहीं है कि हम सिनेमा हॉल में 72 mm के स्क्रीन के सामने ही हो, उसके बिना भी हम इमेजिन करें कि हाँ ये सब हमारे सामने हो रहा है। आपकी किताबें इंसान को वहीं तक लेके जाती हैं। तो विचार कैसे आते हैं? बहुत सिंपल है एक्चुअली। लोगों को लगता है कि किताब लिखना बहुत रॉकेट साइंस है। मेरे को हमेशा से लगता है कि सबके अंदर एक कहानी होती है। आपके अंदर होगी, हमारे अंदर है, बाहर बैठा वॉचमैन के अंदर भी कहानी होगी, शायद वॉचमैन के पास ज्यादा कहानियां होंगी। बिल्कुल। लोग सिर्फ डरते हैं कि मैं अगर लिखूं और मैं उसको निकालूं तो लोग कैसे जज करेंगे या कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उस डर से लोग कहानियां नहीं लिख रहे एक्चुअली। बिल्कुल। कहानी सबके अंदर है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा, बहुत खूब कहा कि लव स्टोरी तो उतना ही होता है। एक लड़का लड़की है, वो मिले, प्यार हुआ, एंड में मिल गए या बिछड़ गए, यही हो सकता है। उससे लव स्टोरी कुछ नहीं हो सकता। और कहानी होती है बीच की, कि कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, ठीक है, टकरार कौन था, विलन कौन था, क्लाइमैक्स क्या था। ये होती है कहानी की एक स्टोरी लाइन, राइट। प्लॉट तो सिंपल ही होती है, वो आप कैसे अलग लिख रहे हो वो होती है आपकी यूनिक आइडेंटिटी। बिल्कुल। और लव स्टोरीज तो जैसे मैंने आपको आई थिंक मैं बोल भी रहा था अभी कुछ देर पहले, बहुत सैचुरेशन पे जा चुकी है। इतना ज्यादा लिखी गई है और इतनी ज्यादा पढ़ी गई है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां नहीं बची है नॉर्मल लव स्टोरीज की। अब अगर आप नया लिखने लगो कि एक औरत से प्यार करता, वो शायद अभी बहुत चलने लगे क्योंकि वो है नहीं। बिल्कुल। राइट। लेकिन उसकी ऑडियंस भी कम है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं बता सकता कि अभी आपके पॉडकास्ट में ये आइडिया है कि मैं शायद लिखूं क्योंकि वो है नहीं। लेकिन ये बहुत सच है कि अब लव स्टोरीज बहुत क्लीशे हो चुकी है। सब वही लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रपोज करना है तो क्या बोलते हैं ना, झुक के ही प्रपोज होगा, गुलाब होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। उससे ज्यादा और क्या प्रपोज कर सकता है कोई, या लेटर लिख लेगा। आज का जमाने में शायद ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं जो वो स्नैपचैट पे बोल देते होंगे, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सब कुछ लिखा जा चुका है। तो आई थिंक
अभी और भी जॉनर्स हैं जो उठ रहे हैं किताबों में, लोग थोड़ा उस पर अगर हाँ मिक्स कर सकते हो, अब लव स्टोरी के साथ थ्रिलर ले आओ, हॉरर ले आओ, बहुत चल रहा है। माइथोलॉजिकल लव स्टोरीज इज समथिंग जो अभी भी अनटच्ड है, ठीक है। सब रामायण पढ़ते हैं लेकिन कभी राम और सीता की भी लव स्टोरी के बारे में लिखी है, नहीं लिखते कोई। बिल्कुल, दे टॉक अबाउट रावण, दे टॉक अबाउट राम। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे जॉनर्स जो अनटच्ड है। अगर कोई नया राइटर जो देख रहा है अगर पॉडकास्ट को, तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा कि लव स्टोरी के अलावा कुछ भी लिखिए। बिल्कुल। और सर आपको ना इंडिया का पहला पॉकेट नॉवेल ऑथर भी कहा जाता है जी। तो ये कंसेप्ट जो है ये आपके दिमाग में आया कैसे था? ये एक्चुअली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और फिर से बोलता हूँ एक बार कि 2014 में मेरी एक फर्स्ट किताब आई थी, एक एंथोलॉजी थी। एंथोलॉजी होता है कि जहाँ पे 20-25 राइटर्स मिलके एक बुक लिखते हैं। एक कॉन्टेस्ट चला था बेसिकली, मैं बचपन से लिखता था। एक कॉन्टेस्ट चला था कि आप अपनी शॉर्ट स्टोरी भेजिए, अच्छा लगा तो हम पब्लिश करेंगे। तो वो जब सेलेक्ट हो गए थी और उस जमाने में मुझे याद है कि 2500 रुपये देने पड़े थे। मुझे लगता था कि यही तरीका है पब्लिश होने का। वो तो मुझे कुछ साल बाद पता चला कि 2500 रुपये जो भी देगा उसका पब्लिश हो जाएगा। बट उस टाइम वो कहानी पब्लिश हुई थी एक एंथोलॉजी में, और दुर्गा पूजा में मैं घर जा रहा था, मैं ट्रेन में था मुझे याद है, और सुदीप सर की बुक आई हुई थी। सुदीप सर एक ऑथर है, हमारे मेरे मेंटर है। तो मैं पढ़ रहा था तो एक लड़की, जैसे आप बैठे हो सामने, एक लड़की थी नेहा, आज भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आज भी उनसे बात करता हूँ। उसने मेरे को बोला कि यार कैसे ये मोटे किताबें पढ़ ले रहे हो आप, हम तो कोर्स की किताबें पढ़ ले, बहुत है मेरे लिए। तो मुझे कहा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं लिखता भी हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में मैंने अपनी किताब निकाली और मैंने उसको दी कि देखो मेरी भी कहानी छपी है। और तो वो कहानी उसने पढ़ा, आई थिंक आधे घंटे में उसने पढ़ लिया था, शॉर्ट स्टोरी था 20-25 मिनट में। और उसका रिएक्शन ये था कि लोग ऐसे कहानियां क्यों नहीं लिखते, लोग इतने 500 पेज 300 पेज की किताबें क्यों लिख रहे हैं, छोटे छोटे कहानी क्यों नहीं लिखते हैं। उस दिन मुझे ना आइडिया आया कि ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि मोटे किताब है। बिल्कुल। जब मैं वापस दिल्ली आया तो उसी पब्लिशर से मैंने कॉन्टेक्ट, मेरे पास एक और कहानी थी शॉर्ट स्टोरी, तो मैंने उसको बोला मेरे पास कहानी है, क्या ये पब्लिश कर दोगे? तो पब्लिशर ने बहुत अच्छे रीजन से मुझे कन्विंस किया कि यार इसको पब्लिश करेंगे तो पैम्पलेट जैसा छपेगा, 10-12 पन्ने की किताब थोड़ी होती है। मैंने कहा सही यार, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कोई कंपनी की ब्रोशर बांट रहे हैं। तो मैं कन्विंस हो गया। फिर मैं 1-2 हफ्ता चुप था, फिर अचानक से एक दिन आइडिया आया कि यार पॉकेट डिक्शनरी हो सकती है, पॉकेट डायरी हो सकती है, पॉकेट नॉवल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। पॉकेट नॉवल इतने साइज की छोटी साइज होती है, 1/4 साइज। फिर मैं पब्लिशर के पास गया, फिर मैंने बोला कि ये क्यों नहीं करते, पॉकेट बुक है। अब क्योंकि उस टाइम वो था ही नहीं, तो उसको बहुत बचकानी लगी कि वो कह रहा है कि 200 पेज का किताब नहीं पढ़ रहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। अगेन मैं बहुत कन्विंस हो गया था, लेकिन मैं ना कभी बोलता हूँ ना कि मेरे मन में अगर कुछ है तो मैं करके रहूंगा, वैसे वाला मैं हमेशा से मैं रहूँ, थोड़ा जिद्दी रहूँ बोल सकते हो इस चीज़ों में। तो लेकिन मैं कन्विंस इससे नहीं हुआ था कि अरे कि आइडिया खराब है, तो मैं और भी पब्लिशर्स के पास गया। जब 15-20 पब्लिशर ने मना कर दिया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हमेशा बहुत डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं लौता एक ऐसा ऑथर हूँ जो सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस से भी रिजेक्ट हुआ। सेल्फ पब्लिशिंग मतलब आप पैसा दीजिए और बुक छापिए, वो लोग पैसा लेने से ही मना कर रहे हैं कि नहीं हमारी पब्लिशिंग हाउस की नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि वो अगेन जब तक वो आइडिया हिट नहीं होता वो सब पागल ही बोलते हैं आपको कि ये तो पागलपन है। बिल्कुल। बट समहाउ अगेन वेरी ग्रेटफुल टू दैट पब्लिशर एज वेल कि एक पब्लिशर, नया पब्लिशर था, 1 साल ही हुआ था, तो उसको मैंने बहुत प्रोमिसेस किए कि मैं न्यूज़ में PR करवाऊंगा और मैं प्रमोशन करूंगा। तो और उस जमाने में मेरी सैलरी 13,000 थी और मैंने 15,000 दिए थे उसको छापने के लिए। एंड जब आई रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल। वो इंस्टेंट हिट था, लोग पागल हो गए हैं क्योंकि इट्स अ वेरी क्यूट थिंग। आज मैं ला नहीं पाया वो देखोगे आपको लगेगा, क्योंकि नॉन रीडर के लिए ना वो बहुत क्यूट चीज़ है, और जो रीडर्स हैं उनके लिए बहुत क्यूट चीज़ है ये। बिल्कुल। कि आप जब देखोगे ना उसको तो आपको लगेगा अरे ये तो रखने लायक चीज़ है। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ द पॉकेट बुक केम आउट। और फिर जब निकल गई, अलग अलग जगह से कॉल्स आने लगे, रिकॉर्ड के लोग हमें कॉल करने लगे,
तो मुझे लगा यार सच में कुछ कमाल तो किया है। फिर हमने लिम्का बुक में अप्लाई किया नेशनल रिकॉर्ड के लिए, और 3 महीने बाद वहां से भी आ गया मेल कि हाँ ऐसा कभी कुछ नहीं किया गया पहले। जब नेशनल रिकॉर्ड बन गई तब मुझे बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज, इंडिया से लोगों से प्यार मिला, क्योंकि ऑफिशियल हो गया था फिर। बिल्कुल। आज के डेट पे देयर आर मोर देन आई थिंक 5-10,000 पॉकेट बुक्स। बिल्कुल। तो खैर उसका तो ट्रेंड ही बन गया था। बिल्कुल। एंड इजी टू कैरी हो गया लोगों के लिए। हाँ ऐसे नॉर्मल जीन्स की पॉकेट में, हाँ मेट्रो में पढ़ लो। आप जैसे यहाँ से गुड़गांव जा रहे हो, पढ़ते हुए चले जाओ। एंड बजट फ्रेंडली भी है। बिल्कुल। 100 रुपए 70 रुपए में बिक जाता है। एंड इट्स अ वेरी क्यूट थिंग। अभी देखोगे आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। अब आपकी जो ज्यादातर नॉवेल्स रहे हैं वो लव स्टोरी पे ज्यादा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस? अभी मेरी किताब आई है लास्ट मंथ ही, द डायरी ऑफ एन ऑथर। हाँ जी जी, वो बहुत अभी चर्चित चल रही है। वो मेरी अपनी कहानी है। ओके। मैंने अपनी जिंदगी लिखी, अपनी जर्नी लिखी कि ऑथर जो आप कहानियां पढ़ते हैं उनकी कहानी क्या है, राइट। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नथिंग नोन एज फिक्शन। फिक्शन कुछ नहीं होता। आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, तो अगले किताब में आपका कैरेक्टर मैं फ्रेम करूंगा, शायद कोई और नाम से करूंगा, या मैं किसी से भी बात करता हूँ या कहीं भी कहानियां सुनता हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना, ऑथर का जो कान है ना बहुत खड़ा रहता है हमेशा। बिल्कुल। मैं अगर रेस्टोरेंट में भी बैठा हूँ ना, 2 मियाँ बीवी लड़ रहे हैं ना, मैं सुनते रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो कंटेंट लिखना है अपने किताब में। क्योंकि झगड़ा देखो कितना कर लूंगा घर में, और कंटेंट कितना सोच लूंगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हर ऑथर जो भी लव स्टोरी है, कुछ भी लिख रहा है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है। कैरेक्टर्स भी इंस्पायर्ड होते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, तो एक सीधा सा क्वेश्चन कि जब एक राइटर राइटिंग करता है तो उसके मन में पहले कहानी आती है, पहले कैरेक्टर आता है? डिपेंड करता है अगेन। जैसे मैंने कुछ किताबें कैरेक्टर बेस्ड पे कहानियां लिखी हैं, और कुछ किताब ऐसी भी है जहाँ पे मैंने कहानियां लिखी है, कैरेक्टर्स को लाया गया। तो जैसे अगर कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जैसे मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं बुक में, आदित्य और जानवी, जिसमें लव स्टोरी में कैरेक्टर्स है दोनों। वो इतने पॉपुलर कि लोगों को लगता है कि आदित्य मैं ही हूँ। उसको ऐसे लिखा गया है, मतलब बोलते हैं सबसे चहीते कैरेक्टर। मेरा रीजन भी यही था। नहीं, अगर उस बुक में ना, मैं बुक लाया भी आपके लिए, बुक में आप देखोगे ना तो मैंने ना स्केचेस भी दिए। यूजुअली क्या होता है कि आप जब किताब पढ़ते हो, आपके लिए आदित्य आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ सोचूंगा, कैमरा पर्सन कुछ और सोच रहा होगा। लेकिन मैं चाहता था, वो स्केचेस देने का रीजन ही यही था कि आप इसी को ही सोचो। और वो स्केच को भी ऐसे बनाया गया था कि लोगों को, क्योंकि क्या है ना, आप जब एक पर्सनल टच देते हो ना कहानियों में, स्पेशली आप अगर ऑथर हो, अगर ऑथर खुद की कहानी लिख रहा है, लोगों को ना पढ़ने में मजा आता है। लोगों को जहां ये वो मूवी हो, बुक हो, वेब सीरीज हो, जहां पे लिखा हुआ आ जाता है ना बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, लोगों को और मजा आता है देखने में। तो वो पर्सनल टच देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वो आदित्य कैरेक्टर्स को ऐसे बनाया गया था कि लोगों को लगे मेरी कैरेक्टर, ठीक है। और उस बुक में एक्चुअली सैड एंडिंग है, तो लोग ज्यादा भावुक हो गए हैं मेरे को लेके। और मतलब कितने इंसिडेंसेस हैं जो मतलब ना, रात को 3-3 बजे भी लड़कियां कॉल करके रो रही है कि कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और मेरे साथ मतलब उसमें जानवी मर जाती है जो कैरेक्टर है। तो उसको लगता है कि, और फिर जानवी को लोग खोज रहे हैं कि मेरे पास आज भी मेरे को 1 या 2 DM आ जाता है कि जानवी का फोटो भेजो। उनको लगता है कि जानवी कोई है ही नहीं। लेकिन अब मैं उनको बोलूंगा भी ना कि हाँ, मानते नहीं है। वो बोलेंगे नहीं देना तो बोल दो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आई अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू शेयर द पिक्चर ऑफ योर एक्स गर्लफ्रेंड, बट है ही नहीं, कहाँ से लो? मैं सोचता हूँ यही से बना के अब रेडी रखो, यही है। अच्छा, आजकल की जनरेशन के साथ ना एक और इशू है कि वो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पे ज्यादा डिपेंड है। तो आपने जब राइटिंग शुरू करी उसके बाद तो यही चीज चल रही थी, चाहे वो टिकटॉक पहले था, उसके बाद इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब शॉर्ट्स आए, या यूट्यूब पे शॉर्ट स्टोरीज भी पहले। हमें याद है 2015 के बाद हम भी ट्रैवल करते थे, तो 15-15 मिनट की ही सीरीज होती थी, 5-6 एपिसोड की, लोग वो देखते थे। अब ऐसे टाइम पे एक नॉवेल लिखना जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जहां पे इंसान को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसा टाइम लोगों तक पहुंचना आपको चैलेंजिंग लगा? एक्चुअली मैंने ना बहुत पहले ये क्रैक कर लिया था कि अब का जो जनरेशन आ रही, आपको अपना ऑडियंस जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कि ना, बहुत कुछ लोग, मैं उसको बोलूंगा ढीठ होते हैं कि नहीं मैं तो अपना ही लिखूंगा, या मैं कमर्शियल राइटर हूँ, ठीक है, मैं मास के लिए लिखता हूँ, और मुझे जानना जरूरी है कि मास क्या चाहता है मुझसे, ठीक है। हो सकता है कि इनिशियली मैं 1-2 कहानियां, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक 14 किताब लिखी है। 14 में से 2 किताब ऐसी किताब है जो मैं चाहता था कि मैं अपने हिसाब से लिखूं, कि मेरी कहानी है, वो 2 किताब नहीं चली, ठीक है।
और आपको जानना जरूरी है कि मास क्या डिमांड कर रहा है। अगर मास लव स्टोरी डिमांड कर रहा है तो आपको लव स्टोरी लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, चलेगी नहीं किताब। बिल्कुल राइट। और चलन की जहाँ बात है ना, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आपका जो बेस, जैसे मेरा बेस स्टूडेंट वाला है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट को केटर करते हुए लिखता हूँ। ठीक है, बहुत जन वो अगर आप उस पर रह गए ना कि नहीं मुझे यही दिखाना है, अब वो पुराना वो जमाना गया जहाँ साहित्य को लिया जाता है कि सोसाइटी के लिए कुछ लिखना चाहिए। बिल्कुल। और या फिर हम लोग अब बोलते हैं ना, मैं कहानीकार हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ। बिल्कुल। लिटरेचर के लिए आई थिंक मेरे से बहुत अच्छे दिग्गज राइटर्स हैं, आप उनको पढ़िए। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आपको अगर आपको भाषा ठीक करना है या अंग्रेजी ठीक करना है या हिंदी ठीक करना है तो आप मेरी किताब पढ़ो। मैं कहता हूँ मेरी कहानियां हैं, आपको कहानी पसंद है पढ़ना तो कहानी पढ़ो। आज का जनरेशन, जैसे आपको पता है, अभी तो जो अल्फा जनरेशन में, अल्फा के बाद बीटा भी आ गया, शायद बीटा स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल। बहुत फास्ट पेस्ड है और मैंने ये क्रैक कर लिया था। ये पॉकेट बुक्स चलने का रीजन ही यही है। आजकल कोई भी 300 पेज का किताब नहीं, वो नॉवेल नहीं लिख रहा, 180-200 मैक्स, बिल्कुल, उससे भी नीचे आ गए हैं लोग। एक्चुअली आजकल भी फास्ट पेस्ड भी, अब जैसे देखोगे ना, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, सब फास्ट पेस्ड है, एक्शन या फिर मसाला मिर्च, और जितना कम से कम शब्दों में निकाल के लिखो। क्योंकि पहले था मजा आता था कि एक चैप्टर पढ़ा सो गए, तो 7 दिन 8 दिन मिलके 10 दिन मिलके हम लोग वो बुक खत्म करते हैं। आज ये है कि आज वेब सीरीज भी देखना, आप लोग क्या करेंगे ना, एक दिन में सारे एपिसोड, एक एपिसोड क्यों नहीं आ रहा, सारे एक साथ क्यों डालते, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहा है कि एक एक एपिसोड वेट करे। उनका क्या सब डाल दो, वेब सीरीज वैसे ही डल रहा है। तो उनको किताब भी सेम है, किताब भी लोग चाह रहे हैं कि आज मैं स्टार्ट करूं तो रात तक खत्म हो जाए। नहीं होता ना, फिर उनको लगता है कि अगेन मोटा किताब है। और ये चीज ना एक्चुअली अभी क्रैक करी थी आई थिंक हॉटस्टार ने। उन्होंने एक वेब सीरीज दी थी, इनकी है पंकज तिवारी जी की, जिसमें वकील बने हुए हैं। वकील, नाम नहीं लूंगा वरना वो, लेकिन वो हफ्ते में एक एपिसोड देते थे। उन्होंने इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी ना लोगों की, उनको लास्ट एपिसोड एक दिन पहले देना पड़ा, पहले निकालना पड़ा होगा, क्योंकि लोगों को काफी होता कि अब क्या एंड क्या है इसका। राइट। तो ये है चीज कि हाँ, लोगों में ना वो पेशेंस नहीं रह गए, पेशेंस एकदम नहीं रहा है। पहले D1 D2 के टाइम पे था कि हफ्ते में एक दिन एपिसोड आएगा। एग्जैक्टली, हम लोग वैसे ही देखते थे। हम ऐसे देखते हैं। मिहिर विरानी जब वापस आया था, हमने वेट किया एक हफ्ता यार। हम लोग, मेरे को पता कैसे वेट किया, लेकिन करना पड़ता है। वही तो, मतलब हम रामायण महाभारत हम ये देखते थे, अरे हाँ हफ्ते बाद आएगा तो अच्छा आगे देखेंगे सारे वैसे। लेकिन अब वही है, अब चली है ये ना, लाइफ फास्ट। और अब जब आप कह रहे हैं ना कि मैं बुक्स लिखता हूँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो एंटरटेनमेंट में आप फिल्म मेकिंग भी करते हो। करता था एक्चुअली, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब आपने दोनों एक्सपीरियंस रहे जी, और दोनों क्रिएटिव मीडियम है जी, कि भाई क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग है और किसमें ज्यादा आपको मजा आया? देखिए, मेरे को आज भी मुझसे पूछोगे ना, मैं दिल से आज भी फिल्म मेकर ही बनना चाहता हूँ। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है फिल्में बनाना, बट मैं बहुत ना गंदे फिल्में बनाता हूँ। गंदे मतलब नॉट गुड, नॉट अप टू द मार्क। ऑनेस्टली मेरे को एक्चुअली अपने आप को समझाने में और अपने ईगो को समझाने में बहुत टाइम लगा कि मैं अच्छे फिल्में नहीं बनाता हूँ, बट मैं अच्छे बुक्स लिखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, कल को अगर बच्चन साहब मुझे बुलाएंगे या श्री नरेंद्र मोदी जी मुझे बुलाएंगे कि आओ मुझसे मिलो, मैं अपनी वीडियोस नहीं दिखाऊंगा उनको, मैं अपनी किताबें दिखाऊंगा उनको। अब मेरी किताबें सारी अच्छी क्वालिटी की और बहुत टॉप नॉच चीजें मैंने लिखा है। और मेरे को ऐसे, और आज भी अगर अजिताभ बोस डालोगे ना, मेरे को ऑथर ही लिखा हुआ था, जबकि मैंने फिल्म मेकिंग में ज्यादा टाइम दिया। लेकिन अगेन देर है दुरुस्त है, मुझे समझ में आया कि मैं अच्छे नहीं बना रहा हूँ। हाँ, अब ऐसा नहीं कि मैंने बंद कर दिया, बट अब मैं सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करता हूँ, कॉर्पोरेट शूट्स या एड शूट्स। अगर कभी अजिताभ बोस को मौका मिले अपनी किसी एक किताब को के ऊपर मूवी या फिर वेब सीरीज बनाने का, जी, तो कौन सी किताब होगी और क्यों? मेरी एक बहुत फ्लॉप किताब है मैं आपको बोलूंगा, लेकिन अंटिल वी मीट अगेन एक किताब आई थी 2020 में। वो कहानी इतनी अच्छी है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि मेरी किताब है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी अगर वेब सीरीज बने, उसका एक्चुअली मैंने लिखा भी ऐसे है कि बेसिकली वो 7 जन्मों की कहानी है, ठीक है, कि डेथ के बाद क्या होता है। लॉर्ड शिवा उसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, भगवान, मतलब बेसिकली आप जब आपने ये कहावतें सुनी होगी ना कि पता नहीं कौन से जन्म का पाप मैं भोग रहा हूँ, या शायद मैं पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं तो तुम मुझे मिले हो, जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। ये सब कहावतों का मैंने कहानी बनाया कि आप जब गूज़बम्स आया, आप जब जाते हो, जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब मरते हो आपको पॉइंट्स मिलता है, आप पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना अगले कहानी लिख सकते हो।
बोलते हैं ना हम लोग सब लिख के आए हैं, बिल्कुल तो हम लोग खुद अपनी कहानी लिखते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा, आपने बुरे कर्म किए तो -10 पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर किसी का लाइफ में बहुत स्ट्रगल है ना इस लाइफ में, तो past आपने life से बहुत connect कर्म करें। खराब किए हैं कि आपके पास पॉइंट्स ही नहीं था कि आप कुछ अच्छा लिखो। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट में पूरी किताब है, और वो 7 जन्म है, क्योंकि वही कि हिंदू रिचुअल में 7 जन्म के लिए वो होता है ना कि शादी, बिल्कुल। उस पे किताब है वो किताब। और वो 7 चैप्टर में ही है, 7 एपिसोड बनेंगे, और वो सब भी टच करता है। मैंने बोला ना मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था पहले कि आप सोसाइटी के लिए या उस सब के लिए, सोसाइटी में जो बुराइयां चल रही है उसके बारे में कुछ लिख नहीं रहो। तो मैंने 7 बुराइयां उसमें उसे सब एक कुछ ही बुक लिखा में था। सारे डाल दिए, बिल्कुल। जो भी चल रहा है, करप्शन, रेप केसेस हो रहे हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ड्रग्स का प्रॉब्लम, सब कुछ, टेररिज्म, सब कुछ मैंने उसमें एक डाला है। और वो किताब मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्टोरी बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली चला नहीं, बिकॉज अगेन स्टोरी अच्छी नहीं इसलिए नहीं चला था, आज भी स्टोरी की तारीफ होती है, बिल्कुल लोग आज भी यही कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी मेरी है। वो कोविड के टाइम रिलीज हुई थी, और अगेन वो तो पूरी एक कहानी है उसको बताने के प्लेटफॉर्म उस लिए। तरह से नहीं मिल पाया उसको। नहीं, वो तो बंद हो गया था ना सब, बिल्कुल। बुक स्टोर्स बंद हो गए थे, अमेज़न बंद हो गया था, सब बंद हो गया था। बिल्कुल। और आपने फिर अपनी खुद की पब्लिशिंग जर्नी भी शुरू करी जी और इवन मार्केटिंग भी करी शायद। जी। तो आपको उस प्रोसेस में क्या चैलेंज लगा जो अपनी ही राइटिंग को पब्लिश करके उसको मार्केट करने में? मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को आप दुनिया का सबसे बड़े पब्लिशर के साथ भी पब्लिश हो जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बुक चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने बहुत साल, सारे बड़े पब्लिशर आप जितने भी नाम जानते हो, नाम नहीं लेता हूँ कभी भी, सबको पता है मैंने काम किया है। ठीक है, और मैं तो इन हाउस भी काम किया हूँ, ठीक है, बड़े पब्लिशर्स के साथ। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनके बुक्स निकलते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे उनके 500 कॉपीज़ भी नहीं बिकते। बिल्कुल। और मैंने ऐसे सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर्स भी जानता हूँ जिनके 5,000 10,000 कॉपीज़ भी बिके। बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ही है। अगेन ये मैंने ना बहुत, जैसे शाहरुख खान ने क्रैक कर लिया था कि मेरा ही चेहरा है, मेरा ही नाम है, मैं दूसरे प्रोड्यूसर को पैसा क्यों दूं, मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर मेरी नाम से किताब बिक रही है, अगर सिर्फ अजिताभ को ही लोग खरीद रहे हैं, तो अपना पब्लिशिंग हाउस खोलता हूँ। मैं 10% रॉयल्टी क्यों लूँ जब मैं 100% प्रॉफिट कमा सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो मेरा मकसद था। सेकंड मकसद ये भी था जो पब्लिशिंग हाउस में खोल रहा था, कि आजकल का जो सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस है, बड़े छोटे, सबके ना अपने पैकेजेस हैं। मुझे पता है एक किताब निकालने में 5 से 10 हज़ार रुपये ही खर्च होता है। बिल्कुल। लेकिन वो ऑथर्स को ना लूट, जैसे मैंने बोला ना 2,500 रुपये मैंने दिया था, मुझे लगता था कि यही तरीका है पब्लिश करने का। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं क्रांतिकार हूँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री का, बट मैं इंडिया में चाहता हूँ कि लोगों को पता रहे कि इतना नहीं देना होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि एक्चुअली सेल्फ पब्लिशिंग हाउस लूट रहे हैं, नए ऑथर है उनको गूगल करते हैं हाउ टू पब्लिश या वेयर टू पब्लिश, पैकेजेस स्टार्ट होते हैं सर 20-25 हज़ार से 2 लाख 3 लाख 2-3 लाख रुपए लेके भी कुछ नहीं कर रहे। तो मैं चाहता था कि मैं जब आऊं तो ये खत्म करूं कि मैं चाहता था आपको पब्लिश करना है, मैं सिर्फ कराओ, ठीक है, आप 10,000 दो, मैं पब्लिश करके दूंगा, आप मार्केटिंग अपने से करो। और मैं ये भी कहता हूँ कि सर सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस अगर कोई बोल रहा है ना मैं मार्केटिंग करूंगा, मार्केटिंग के नाम पे सर 2 सोशल मीडिया पोस्ट डाल देना इज नॉट मार्केटिंग। अरे सर बोलते हैं कि मैं बुक स्टोर में रखवा दूंगा, ठीक है, तो 2 बुक स्टोर में रखवाना इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल तो मार्केटिंग के नाम पे एआई पे लिख देते हैं कि भाई हम क्या डिस्क्रिप्शन डालें, क्या टाइटल डालें। वो एआई तो सर अगेन अलग क्वेश्चन में बात कर सकता हूँ एआई के बारे में, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं ना कि एआई खा जाएगा क्रिएटिव, कुछ नहीं सर, कहीं भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 10% है, हेल्पिंग हैंड है। 3 साल से ही चल रहा है। नहीं अभी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छा और एआई है। करंट जो सिचुएशन एआई के हैं कुछ नहीं है सर, कभी होगा भी नहीं। हम पहले कहते थे कंप्यूटर्स आ गए तो जॉब खा जाएंगे लोगों की, जो नहीं है जॉब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, वो आज भी वो जॉब उनकी खाएंगे जो अपग्रेड नहीं करेंगे बैक एंड प्रोसेसेस में, और खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे। क्रिएटिव फील्ड का कोई जॉब नहीं खा सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी सर यहाँ होता है। बिल्कुल, ये दिमाग का है, जैसे आप सोचते हो, जैसे मैं सोचता हूँ, या कोई भी क्रिएटिव इंसान सोचता है, उसका कोई प्लेगरिज्म हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, उसका कॉपी नहीं बन सकता, ना कोई कोडिंग उसको क्रैक कर सकता, राइट। अगर मैं सोच रहा हूँ पॉकेट बुक अगर क्रैक करना होता तो कब का क्रैक कर चुका होता ना कोई। बिल्कुल, तो वो बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, अब कई राइटर्स का ना एक बड़ा वो रहता है कि यार मुझे माहौल चाहिए लिखने के लिए। ये तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? किसी जगह से, या कोई एक स्पेसिफिक मेमोरी कोई कि अगर आपके माइंड में आ गई तो? राइटर्स का, या आप भी एग्री करोगे, आप भी क्रिएटिव फील्ड में हो,
हम लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, स्पेशली क्रिएटिव लोगों का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बताना सही बोल रहा हो या नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग कभी भी किसी की चुगलियां नहीं करते, हम लोग ये नहीं बोलते कौन क्या कर, हम लोग देखना हमेशा जगहों की बात करेंगे, बिल्कुल, हम लोग करियर की बात करेंगे, सक्सेस की बातें करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बातें कर रहे थे अभी, राइट? हम गोवा की बातें कर रहे थे, हम लोग गोवा की बातें कर रहे थे। हम लोग ये कभी नहीं करते हैं कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है या वो, हाँ, हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें इस सबसे हम लोग ऊपर उठ चुके हैं एक्चुअली में भी। और मेरे को ऐसा लगता है ना मेरे लाइफ में, और मैं ये इट्स अ वेरी सीक्रेट टिप एज वेल, रूटीन बोल के एक चीज होता है, डिसिप्लिन बोल के एक चीज होता है। आपको अगर आप ये दो चीज आपके अंदर है, आपका सक्सेस रेट डबल होगा। ये आप कहीं भी लिख लो। अगर आप रूटीन में हो ना, लोग पता है बहुत मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो 10 बजे सो जाता है, या ये सुबह 6 बजे उठ के तुम करता क्या। अगर आपके अंदर रूटीन है और इफ यू आर डूइंग गुड, इट विल हेल्प। वो लोग बोलते रहेंगे, वही लोग हैं देखो अगेन बोलते वही हैं जो आपके पीछे है। बिल्कुल, ठीक है, आप रूटीन पे आ जाओ। ठीक है, जैसे मैं शराब भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, कुछ चाय तक नहीं पीता, लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मुझे तो कहता है तू गोवा क्या करने आता है, जब तू पीता है ना, नॉनवेज खाता है ना, दारू पीता है। मैं समुद्र देखने जाता हूँ, मुझे समुद्र का आवाज अच्छा लगता है। बिल्कुल, मेरा भी वही रीजन है। मेरे को लगता है कि मेरे को वो चिल जगह है, मेरे को जाके वहाँ वो शैक्स में वो जो बेड्स आते हैं वहां जाके बस पड़े रहो। आपको एक किस्सा बताता हूँ सर। मैं अपना गोवा घूम रहे थे और रात को 3 बजे करीब हम आ रहे हैं क्लब से वापस, और गाड़ी में सिर्फ एक मैं ही सूफी आदमी जिसने ड्रिंक नहीं कर रखी है, बाकी सब मेरी गाड़ी में ड्रिंक किए हुए 4-5 लोग, और पुलिस का नाका लगा हुआ, और पुलिस ने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोकी। और अच्छा, हमें थोड़ा सा टेक्निक पता है कि लाइट बंद करके गाड़ी रोको, तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसको रूल रेगुलेशंस पता है। हाँ। तो शीशा नीचे हुआ। अच्छा, अपनी आदत ये भी कि जिस जगह जाओ, जिस भाषा में सामने वाला बात कर रहा है, हाँ। उसी स्टाइल में हम भी बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो पुलिस वाले ने नीचे किया, कहता कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा अंजुना बीच से आ रहा है। कहता कहाँ को जाएगा? मैं कन्वर्ट जाएगा। कहता अब पास आ गया, उसने सूंगा बजाय उसके मशीन का, सूंगा। कहता ए तुम दारू नहीं पीता है क्या? मैंने कहा नहीं पीता। तो गोवा क्या करने आया? ये हम लोगों के साथ है प्रॉब्लम। ये है, मतलब मैं आई डोंट नो, ये डालना अगर कभी डाल सको ना। मेरे को बहुत ऐतराज है, पार्टी के नाम पे सिर्फ दारू क्यों होती है? पार्टी का मतलब शराब क्यों होती है? बिल्कुल। क्यों अच्छी जगह जाके लोग बातें क्यों नहीं करती है? पार्टी मतलब सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन का मतलब दारू नहीं होता। बट ये क्यों हवा बना रखा है कि सिर्फ पार्टी का मतलब शराब ही पीना है? बिल्कुल। मैं एक कंपनी थी ऑप्टिमल वर्चुअल एम्प्लॉय में, वहां जॉब करता था, और क्रिसमस ईव की उन्होंने पार्टी रखी जी। और तो हमें क्लब ले गए यहीं पे एडवेंट में, और वो बिल्कुल छत पे, और माहौल इतना अच्छा कि मैं सबसे ज्यादा डांस कर रहा हूँ। जिन्होंने ड्रिंक करके बेचारे उठ भी नहीं पा रहे। तो आप एंजॉय करने के लिए होश में तो रहो। एग्जैक्टली। कम से कम वो अगले दिन याद तो रहे कि हाँ मैंने क्या एंजॉय किया यार। एग्जैक्टली। एक मेमोरी रहे। याद भी क्या सर, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, ये सब जो बोलते हैं ना, मैंने दारू पी के ये बोल दिया, ये कर दिया, सब बंदूक कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली सब बातें, बिल्कुल सब याद रहता है। सब याद रहता है। आपको पता आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और ये जो कहते हैं ना कि मैं तो कल इन्फ्लुएंस में था या शराब थोड़ा सा चढ़ गया, सबको पता है। और जिसको आप सिर्फ बोलते हो कि मैं शराब चढ़ चुकी होती है, एक्चुअली में वो तो इस हालत में बोलेगा ही नहीं, वो लेटर रहेगा। एग्जैक्टली। उनको तो हमने घर पहुंचाया कईयों को कि यार गाड़ी में बिठाओ यार इसको। जिसको होश नहीं है तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो बड़बड़ाता रहता सिर्फ। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ऐसे में एक राइटर वो सोचता रहता है, स्टोरी लिखता रहता है, कभी कभी वो भी ब्लॉक हो जाता है जी, मतलब आइडियाज ही नहीं आ रहे हमें, तो वो रिफ्रेश बटन फिर कहाँ है? मैं अगेन टच वुड, मेरे को कभी राइटर्स ब्लॉक हुआ नहीं आज तक। मेरे को ऐसा भी लगता है जब आप फोर्स करते हो ना खुद को लिखने के लिए, लोग जैसे लोग बहुत ये सवाल पूछते हैं कि आप कब लिखते हो, सुबह लिखते हो, रात को लिखते हो, या माउंटेन में जाकर लिखते हो, या बीचेस में लिखते हो। मेरा हमेशा से एक ही रहता है कि मैं तब लिखता हूँ जब मुझे लिखने का मन करता है। लोग क्या है ना, एक मिशन बना के बैठे हैं कि 6 महीने में किताब खत्म करना है। ऐसा नहीं होता। आप 6 महीने अगर ऐसा मिशन लेके चलोगे ना, आप खराब किताब ही लिखोगे। आप तब लिखो आपको जब अच्छा लगता है, आपको सुबह अच्छा लगता है, रात को अच्छा लगता है। बहुत जन ऐसे भी करते हैं कि लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। बिल्कुल, सबके अपने तरीके हैं लिखने का। मैं अगर कमेंट मैं कौन होता हूँ करने वाला, बट आप तब लिखो एक जो नए राइटर, आपको जब मन है। कभी राइटर्स ब्लॉक नहीं आ सकता। राइटर्स ब्लॉक तब आता है जब आप ना लिखने बैठ गए, आपको पता नहीं आगे कहानी में क्या है, या फिर इस कहानी में और क्या लिख सकते हैं, या फिर आप जबरदस्ती उस कहानी को खींच रहे हो। ठीक है, लोग 90% ऑफ द लोग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टारगेट लेके बैठते हैं कि 6 महीने में खत्म करना है, 50,000 वर्ड तो होना ही चाहिए एक नॉवल में। ऐसा कुछ नहीं है।
आपको लगता है आपकी कहानी 30,000 में हो गई है तो 30,000 में ही खत्म करो। जब आप खींचते हो ना, आपको भी पता आप खींच रहे हो, रीडर्स को भी पता आप खींच रहे हो, और लोग बोलते हैं तो बोरिंग है, क्योंकि आपकी कहानी 30,000 में खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अब जबरदस्ती आप बोलोगे कि शर्ट का कलर नीला था, उसमें हरा बटन था, जरूरत नहीं है उसको करने की। आपने बोल दिया कि वो शर्ट में था, बस काफी है। बिल्कुल। वो खींचने के लिए पता है एक्स्ट्रा है कि उसकी थ्रेड की कलर भी इतनी बारीकी, वो सब जरूरी नहीं है। आपने एक चीज कही कि मुझे कॉल आते थे आफ्टर इट्स माय लव स्टोरी। हाँ, पूछते थे। बहुत। अब फीडबैक्स भी आते होंगे जो बहुत। रीडर्स के आते होंगे जी। और काफी अच्छे आते होंगे। कोई एक जो आप, जब हम कहें कि यार फीडबैक कोई जो आपको याद हो, सबसे पहला कौन सा याद आता है आपको? फीडबैक नहीं, मैं आपको पहला अपना फैन मेल बोलूंगा। ओके। जो आपको, जो लेखक होते हैं या आप कलाकार हो ना, आपको जब मैसेज, तो देखो बहुत इजी एक्सेलेबल है। बिल्कुल। एक होता है ना, मेरे को जो सबसे पहला फैन मेल याद है जिसने लेटर लिख के मुझे पोस्ट किया था, वो इन लव विद शाहरुख खान के बाद मेरी किताब आई थी इन लव विद शाहरुख खान 2016 में, और वो भी शाहरुख की फैन थी। और उस कहानी में यही है कि वो एक फैन होता है जो जिसको शाहरुख से मिलना होता है, उसकी कहानी है। बिल्कुल। तो उसने जब वो बुक पढ़ा था और उसने जब ये भी देखा कि मैं शाहरुख से मिला था, तो उसने एक लेटर लिखा था मुझे कि वो बुक कैसे उसको इंस्पायर किया था, कि क्योंकि उसको भी मिलना था। अब आप भी शाहरुख के फैन, आपको भी मिलना होगा कभी ना कभी। वो तो वो मुझे आज भी याद है और बहुत स्पेशल है मेरे को। आज भी वो लेटर मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है, क्योंकि पहला चीज बोलते हैं ना, वो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज स्पेशल। बिल्कुल। वो बच्चा हो, लेटर हो, पहला किताब हो, पहला जॉब हो, पहली गर्लफ्रेंड हो, बिल्कुल। फर्स्ट इज ऑलवेज, वो मुझे एक बहुत याद है। बाकी तो डीएम सर रोज ही आते हैं। बिल्कुल। अब आपकी किताब तो काफी लोगों तक पहुंची, जी। कई जो ने पढ़ी भी, लेकिन कोई रियल लाइफ कपल जो इंस्पायर हुआ हो आपकी कहानी से और वो उसके थ्रू मिल गया? अरे बहुत है। मैं आपको एक किताब तो नहीं, मेरी एक वीडियो थी, और बेसिकली मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर में एक कैफे है, ला ग्रेविटी करके, ठीक है। उस कैफे का खासियत क्या है, दे ओनली हायर डेफ एंड डम पीपल। ओके। ठीक है, जिनके पूरे स्टाफ है डेफ एंड डम पीपल को हायर करते हैं। एंड हमने क्या है ना, वो उस टाइम में, अब छोटा शहर है तो मैं बहुत फेमस हुआ। छोटे शहर में कुछ भी कर जाओगे ना, मतलब अब मैं अंधों में गाना आ जाऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ के जो ओनर थे दुगर साहब, उन्होंने बोला था यार हमारे पे भी एक कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ बना दो। तो हमने, क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, वो कैफे सिर्फ और सिर्फ चाय के लिए फेमस है। वहाँ 180 प्रकार के चाय मिलते हैं। ओके। वो इट्स अ टी कैफे, ला ग्रेविटी, ठीक है। और ये एक था ही, सेकंड ये भी था कि सिर्फ डेफ एंड डम को हायर कर रहे थे। मेरे को लगा सोशल मैसेज भी बहुत अच्छा है, तो हमने एक, और कॉन्सेप्ट भी नया है, तो हमने बोला कि कर सकते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आज भी है यूट्यूब में, ठीक है। उसमें एक लड़की थी who was very good in sports and co-curricular, but I think deaf and dumb दोनों थी। जब वो डॉक्यूमेंट्री निकला, so there was a guy from Mumbai who saw that documentary and instantly fell in love that girl। वो जमशेदपुर गया, उसका हाथ मांगा, शादी की। और वो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मे भी शायद वो डॉक्यूमेंट्री बना ही भगवान ने मुझे इंसिडेंट किया था कि वो दोनों मिले। बिल्कुल। एंड इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी। मतलब मेरे को आज ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई फील वेरी गॉडली, बट मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा चीज है, अगर मेरी वजह से कुछ, बिल्कुल अनजाने में, कौन सा मैं जानता था, बट अनजाने में सही, अगर कुछ ऐसे, किताबों में भी बहुत सारा, बट ये एक्चुअली एक ऐसा कहानी है जो मुझे बहुत दिल के करीब है मेरे। ब्लेसिंग्स आती हैं। ब्लेसिंग्स, हाँ, बोल सकते हो। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? और जैसा आपने कहा कि मन है फिल्म मेकिंग का भी, जी, तो नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान? मेरी 2 बुक की राइट्स बिक चुकी है, बट पता नहीं कब बनेगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हाउसेस नहीं लिया है, वो एग्रीमेंट की वजह से मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत बड़े हाउसेस हैं। एक ने तो एक्चुअली, एक का तो मैं अंटिल यू मीट अगेन एक्चुअली बिक चुकी है, बट उसका भी, उसका राइट्स खत्म होने वाला नवंबर में। वो लोग 3 साल के लिए लेते हैं, और एक्चुअली वो प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा है, बट नाम नहीं लूंगा। बट उनका जो एक्चुअली वो बिहेवियर है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने एक बार पूछा था कि यार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनका ये कहना था यार आपको पैसा तो मिल गया, आप चुप रहो। ये मुझे थोड़ा खराब लगा था। तो मुझे ऐसे पर्सनली मन है कि अंटिल मीट अगेन आए, उनसे आए या कहीं से भी आए, आएगा, मुझे पता है। वो कहानी इतनी स्ट्रांग है, मुझे पता है। और जैसे मैंने बोला, अभी जब मैं आई थिंक 15 साल हो चुका है मैं किताबें लिख रहा हूँ, और मैं इंडस्ट्री में हूँ इसी में। मैं अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कहानी लिखा ली है। और ब्रेक इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दूंगा कहानी लिखना, मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअली 2-3 कहानी ऑलरेडी रेडी है, जो पब्लिश होगी।
ब्रेक इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा अब फोकस करना चाहता हूँ अपने पब्लिशिंग वाले जर्नी पे, और सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मेरा सैचुरेशन आ चुका है। शाहरुख खान ने तारीफ कर दी, इससे ऊपर अब कुछ नहीं कर सकता मैं, राइट? सेटिस्फेक्शन आ गई, खत्म। मतलब क्या कर लूंगा, अब किताबें बिखरी हैं। मतलब मैं हर साल एक किताब लिखूं, लोग तारीफें करें, वाहवाही करें, वो बुक फोटो डालें, इंस्टा में फोटो डालूंगा, उतना ही तो हो सकता है। उससे आगे क्या? उससे आगे यही हो सकता है कि मेरी कोई किताब की मूवी बन जाए। नेक्स्ट स्टेप तो यही हो सकता ना। नहीं तो मैं लास्ट 5-10 साल से तो यही कर रहा हूँ, किताब प्रमोशन हुआ, 10-15 हज़ार कॉपीज बिकी, तारीफ हुआ, अमेजोन पे वाहवाही हुई, खत्म। या बुक लॉन्च किया तो फैंस आ गए, सेल्फी खिंचा लिया। बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि अगर मेरी कोई मूवी बन जाए या वेब सीरीज बन जाए तो मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ, मैं वो इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, भगवान की दुआ से अब क्योंकि नाम की वजह से कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पिच इन करना स्टार्ट कर चुका हूँ प्रोड्यूसर्स को भी। वो अगर आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो कहानी तो सर बहुत है, आगे भी लिखूंगा। बिल्कुल। और मतलब जैसे मैंने बोला 2-3 तो ऑलरेडी रेडी है, वो जब सही टाइम आएगा निकलेंगे वो भी। ठीक है सर, एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे सर। अरे, वन वर्ड या वन लाइनर चाहिए। एक शब्द में प्यार। सुकून। लिखते वक्त चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। फेवरेट रोमांटिक? मैं भी बिरयानी वगैरह, मैं खाने में तो शौकीन हूँ। रोमांटिक, फेवरेट रोमांटिक मूवी? बहुत अंडररेटेड है, शाहरुख की मूवी है, लेकिन रब ने बना दी जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। कभी वन साइडेड लव हुआ है? हाँ, बुक में भी है, मैंने भी जो बोली। ओके। और ड्रीम कोलैबोरेशन किसी ऑथर या फिल्म मेकर के साथ? ऑफ कोर्स आई वांट, मतलब मेरा बहुत बड़ा सपना है अगर इम्तियाज अली जो मेरे शहर के हैं वो मेरी कोई किताब पे फिल्म बनाए और शाहरुख सर उसमें एक्टर हो। ओके। और सर चैनल हमारा ना फोकस करता है मेंटल हेल्थ पे जी, और बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब पे। आजकल का यूथ, एक राइटर के थ्रू जानना चाहेंगे, आजकल का यूथ जो आई थिंक बहुत फास्ट लाइफ जी रहा है और फिर छोटी छोटी चीज़ों में मरने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे वो करियर फेलियर्स हो, उनके लिए एक ऑथर का मैसेज। सिंपल है, मतलब मैंने एक चीज देखा है लाइफ में, लोग सोचते बहुत है, लोगों को वो इज्जत खोने से डर है जो है भी नहीं एक्चुअली में। मतलब एक तो सर प्यार की उम्र इतनी कम कर दिया लोगों ने, मतलब क्लास 5-6 के बच्चे प्यार, मतलब मेरी थोड़ी समझ के, हो सकता है जनरेशन गैप हो पर मेरी समझ के बाहर। मतलब 5-6 में तो मैं ही सोचता था कि मेरे को बैटिंग मिल जाए फर्स्ट। मेरा उतना ही सपना था, बैट मेरा तो वही वाला बात, सही बात है। और सिंपल सा मैसेज है, इतना ओवर थिंक करने का जरूरत नहीं है, लाइफ बहुत सिंपल है। और बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ आपके माँ बाप और आपका बच्चे के अलावा आपका कोई सगा नहीं है, फैमिली, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशंस ही एक्चुअली लोगों को ज़्यादा दुख पहुंचा रही है। आप बिना एक्सपेक्टेशन के आप किसी के लिए भी कुछ भी करो, देखना सब अच्छा ही होगा। आप जब ये सोचते हो ना कि मैंने इसको इतना प्यार किया, उसने मुझे इतना प्यार नहीं किया, मैंने उसको ये दिया तो उसने मुझे ये नहीं दिया, आप बिना एक्सपेक्टेशन, आप अगर वो करो तो आप सौदा कर रहे हो बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है, सौदेबाजी ना करो, ठीक है। आप सिर्फ करो, आपको अगर करने का मन है करो, नहीं करने का मन है मत करो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ कोई रूल बुक नहीं है, खुशी के भी कोई रूल बुक नहीं है, कोई दुखी के भी कोई रूल बुक्स नहीं है। आप जब बिना एक्सपेक्टेशन की चीज़ें करोगे, आपको अगर मन हो रहा है, आपको लगता है कि आपको बिरयानी खाना अच्छा लगता है या आपको गरीबों को खिलाना अच्छा लगता है, गरीबों को खिलाओ, डालो मत कहीं, देखना तब भी खुशी महसूस होगा। बिल्कुल, ठीक है। अब बहुत जन ये भी बोलते हैं कि डालना चाहिए ताकि इंस्पायर होते, डालो, ठीक है। बहुत जन ये भी बोलते हैं कि लोग अच्छाई की फेकनेस करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अच्छाई की फेकनेस कर रहा है तब भी अच्छाई तो हो ही रही है, अच्छाई तो हो रही है, आप भी करो ना। फिर आपको लगता है कि फेकनेस से क्या होता है? बिल्कुल, अगर सोचो कोई 2 आदमी बोलते हैं ना कि वो गरीब 10 आदमी को खाना खिला रहा ताकि क्या बोलते, वाह भाई बटोर सके, 10 वाह भाई बटोरो, 10 आदमी को तो खिलाओ। बिल्कुल, तो बहुत लाइफ बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एंड जैसे शाहरुख सर, मैं कहता हूँ मैं एंड में ये सिद्ध करूंगा, इस एंड में सब अच्छा ही हो जाता है। बिल्कुल, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो वो एंड नहीं है, वो एंड नहीं है। बिल्कुल। तो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि जब उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कई लोग स्वार्थ में भक्ति करते हैं, तो उन्होंने कहा था भक्ति तो कर ही रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, वो फल उन्हें मिल जाएगा। राइट, और भगवान है ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल,
अब जितना भी जैसे कि मैं कभी नास्तिक नहीं था, लेकिन मैं भगवान को मानता नहीं था, बट मैं अब मानता हूँ। ठीक है, भगवान बोल दो, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल दो, भगवान पता है ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी आपको कभी भी हारने नहीं देगा। ये एनर्जी देखो, गूज़बम्स है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ ये एनर्जी इज होप। बिल्कुल। और ये गूज़बम्स तब आता है जब वो एनर्जी आपके अंदर पार होकर निकल रहा है, अभी भी है, वो तभी आता है। एंड आप कभी कोई भी हो, आप अल्लाह को मानते हो या वाहिगुरु को मानते हो, महादेव को मानते हो, किसी को भी मानते हो, एक आदमी एक चीज को मानो, एक एनर्जी को मानो, कभी भी हार लगने लगे ना, उनका नाम लो। वो क्या है ना, पता है क्या जाएगा, लेकिन वो जो होप आता है ना उनसे, कि आपको पता है कि वो आएगा, उससे आप पता है आपकी एनर्जी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे आपको डर लगता है तो आपको फीलिंग होती है ना, आपको प्यार होता है तो फीलिंग होती है। आप जब होप की तरफ भी जाते हो तो आपके तरफ एक एनर्जी आता है। एंड हमेशा अच्छा ही सोचो, किसी से लड़ो मत। ठीक है, आपको बोलते हैं ना कि वो शायद मैच्योरिटी आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, कि 2 और 2 कोई 6 बोले हाँ भाई, इफ यू आर हैप्पी 6 ही है। आप उसको समझाओ मत कि 4 है। बिल्कुल। ठीक है, वो खुद समझ जाएगा एक दिन कि नहीं यार वो 4 ही होता है। बिल्कुल। ठीक है, सो दैट्स द ओनली मंत्र आई ऑल्सो फॉलो, कि मैं निष्पक्ष होकर सबके लिए करता हूँ। मैं एक टाइम पे था बहुत कि यार मैंने इतना किया, उसने मेरे लिए नहीं किया, लेकिन मेरे को जब समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन शायद उतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता, जैसे हमेशा कहता हूँ आप करते जाओ। ठीक है, आपका भगवान, आपका महादेव सब देख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जब वो देगा या जब वो छीनेगा, मैंने बता मैं हमेशा कहती, मैंने कोई एक जगह कहा भी था कि उनका हिसाब रखने का तरीका आपसे 100 गुना बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपना हिसाब ना रखिए, आप क्या कर रहे हो, उनको पता है आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। किसी को समझाइए मत। एवरीथिंग विल बी नाइस। और थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन द चैनल। और लोगों से भी कहूँगा कि जो राइटिंग है ना, वो एक्चुअली माइंड को ना आपकी खाली भी करती है। मैं कई बार अपने वॉरियर से कहता हूँ जो कनेक्ट करते हैं, जो परेशान है, कि जो भी तुम्हारी परेशानी है ना, वो परेशानी लिखो। ट्रू। लिखते लिखते ना आप रो दोगे, और जितना रोगे ना उतना हल्के हो जाओगे। एक तो लड़कों को कह दिया जाता है ना, वो क्या जो रो दिया वो मर्द नहीं, वो बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। मैं कहता हूँ अगर सामने नहीं रो सकते किसी के ना, तो बाथरूम में जाके रो लो, लेकिन मन हल्का होता है, इमोशंस हल्के होते हैं। और सर ने एक बात कही थी कि किसी को बताओगे भाई, समझाओगे कि नहीं ये 4 है 6 नहीं है, लेकिन एक दिन उसे समझ आ जाएगा। तो कई लड़के हैं जो कनेक्ट करते हैं कि वो पीछा कर रहे थे, मतलब कि जब कोई छोड़ के चला गया, धोखा देके चली गई, तो पीछा करते हैं, उसको मनाने में लगे रहते हैं, पर वो चीज़ नहीं होती है। आज वो हंसते हैं जब अब वो निकल आए उस फेज से, हमने हेल्प करी है, भगवान ने जो भी एक जरिया बनाया, तो हंसते हैं, अरे सर कि मैं क्या कर रहा था, तो उन्हें 4 समझ में आ गया है। तो बस वहीं तक पहुंचना है, और यही जर्नी है। सही बात। और थैंक यू सर वंस अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू एंड थैंक यू वॉरियर्स।